हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह सुबह मैं डेली आप सभी को करंट अफेयर्स सेंड कर देता हूं। तो आज 26 नवंबर और 26 नवंबर से जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आप सभी के लिए आज लेके आया हूं। इसका पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, या मैं डेली ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है और ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसका पीडीएफ सेंड करता हूं। आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पहला प्रश्न वही रखते हैं जो कि उस दिन से संबंधित दिवस होता है। तो आज है 26 नवंबर, तो आज है भारतीय संविधान दिवस। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि अंग्रेजी शासन के पश्चात जब भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके पश्चात से भारत ने अपना संविधान बनाना शुरू किया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। या ऐसा कहेंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारत देश का संविधान अंगीकृत हुआ था। अब जो ये संविधान हुआ था, इस संविधान के कुछ प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बड़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव कब हुए थे? तो वे हुए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? जो सबसे पहली संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य थे, लेकिन कुछ सदस्य चले गए थे, या ऐसा कहिए कि 90 सदस्य जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे, जिसके पश्चात भारत पाक विभाजन के पश्चात जो सदस्य रह गए थे वो 299 रह गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 7 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो ऐसे तो क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली हम लिख देते हैं कि लगभग 3 साल लगे थे। लेकिन अगर 3 साल के बजाय आपसे पूछा जाता है तो एग्जैक्ट जो समय था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये सारी प्रश्न से, इस पहले प्रश्न से जानकारियां थी। उसके बाद आज केवल भारतीय संविधान दिवस ही नहीं है, बल्कि आज राष्ट्रीय कानून दिवस भी है। जो राष्ट्रीय कानून दिवस है ये 26 नवंबर 2015 को ये घोषणा करी गई थी, मनाया गया था पहला संविधान राष्ट्रीय कानून दिवस 2016 को। तो पहला राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर 2016 को मनाया गया था, और भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक और दिवस है आज। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है। दुग्ध मतलब दूध। तो आज नेशनल मिल्क डे अर्थात राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है। ये 2014 से डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2014 से मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अब हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे वे भारत देश में श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। भारत देश विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। ये तो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, लेकिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो ये जानकारियां थी जो कि हमने पढ़ी है आज के दिवस से संबंधित। अब हम बढ़ते हैं आज के कुछ प्रश्नों की तरफ। तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि आरबीआई ने किस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो अब आरबीआई ने लगाया है मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अर्थात ऑप्शन सी। जो मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इस पर आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलो इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं।
6 महीने का प्रतिबंध मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया। अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में स्थित है। अगर पूछा जाता है कि जो मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र के जालना जिले में। क्यों लगाया गया है ये प्रतिबंध, देखो अभी लिखा है ना 6 महीने का प्रतिबंध, तो ये 6 महीने का जो प्रतिबंध है ये धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन के कारण प्रतिबंध लगाया गया, अर्थात लेन देन में और धन के भुगतान में कुछ हुई हेराफेरी के कारण ही आरबीआई ने मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर आने वाले 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, ऑपरेशन 500 किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन 500 जो है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन 500 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये ऑपरेशन 500 जो है ये भारतीय सेना, भारतीय थल सेना द्वारा इसे शुरू किया गया। क्यों, क्योंकि ऐसा कहा गया है। चलो इस प्रश्न को पहले पूरी तरह से पढ़ते हैं कि ये जो प्रश्न है 500 का मतलब ये है कि ऐसा अनुमानित आतंकवादियों की संख्या 500 मान ली गई है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों के विरुद्ध ये शुरू किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ऐसी सूचना मिली है भारतीय सूचना विभाग को, भारतीय जो गुप्तचर विभाग है वहां से ये सूचना मिली है कि 270 से 300 आतंकवादी भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कश्मीर के विभिन्न लॉन्च पैड से वो अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो भारत में प्रवेश करने के लिए पाकिस्तान के दरवाजे पे मौजूद है। इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान दे रहा है, इसीलिए भारतीय सेना ने अब ऑपरेशन 500 लॉन्च किया गया है। 500 का अर्थ आप ये ऐसा समझ लीजिएगा, वैसे अनुमानित तो उनकी संख्या 270 से 300 है, लेकिन भारतीय सेना ने ये सोचा है कि हो सकता है 500 भी मिले, तो उन्होंने इनकी अधिकतम संख्या 500 मान के इसका नाम ऑपरेशन 500 रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, द बैटल ऑफ बिलोगिंग नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है जब भी आप एग्जाम देते हैं, तो आपका एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि किसी भी पुस्तक से संबंधित। तो आज का प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि द बैटल ऑफ बिलोगिंग नामक पुस्तक जो है ये लॉन्च की गई है, तो इसके लेखक कौन है। अब इसके लेखक है शशि थरूर, अर्थात ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑप्शन ए अर्थात शशि थरूर जो है उन्होंने अब अपनी अगली पुस्तक यानी कि 22वीं पुस्तक लॉन्च की है, जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोगिंग। ये पुस्तक उन्होंने 22वीं अपनी लॉन्च करी है। अब ये जो पुस्तक है ये किस मुद्दों पर आधारित है, तो ये पुस्तक भारत में वर्तमान जो सामाजिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है और जो सांस्कृतिक स्थिति है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लॉन्च किया है। शशि थरूर बहुत ही प्रख्यात भारत में विद्वान व्यक्ति है, जो कि मुख्य रूप से उनकी वो फेमस इसलिए है कि उनकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही वो अपनी इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो देखिएगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण जो है वो भारत देश, अपने देश भारत ने अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी थी इस प्रश्न से, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिएगा, भारत द्वारा लॉन्च की गई। अब पूछा जाए प्रश्न में कि इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया, भाई किसके द्वारा तो समझ में आया ना, भारत द्वारा, लेकिन कहां से किया गया है इसका सफल परीक्षण, तो इसका सफल परीक्षण भारत ने अंडमान और निकोबार में इसका सफल परीक्षण किया है। ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, इसकी सीमा जो थी, हमले करने की सीमा जो थी, ये सतह से सतह पर मार करती है ये और इसकी सीमा 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इस 290 किलोमीटर मारक क्षमता को बढ़ा करके 400 किलोमीटर तक कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आपको रखे मिलते हैं। इन प्रश्नों को पढ़ना, इन पर चर्चा करना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आया है कि चांग E5
नामक पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप लोगों से मैं बताऊं कि आप ऑप्शन को पढ़े ही ना। कई बार ये जो चांग, शी, जिन इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो आपने डायरेक्टली समझ जाना है कि ये चीन के द्वारा ही किया गया होगा। तो ये जो चांग E5 पहला मानव रहित अंतरिक्ष विमान है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। ये चीन देश ने अर्थात ऑप्शन ए ने ये लॉन्च किया है। अब इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर पूछा जाए कहां से किया है तो चीन ने तो कर दिया, लेकिन चीन ने दक्षिणी प्रांत हैनान से इसको लॉन्च किया है। दक्षिण प्रांत हैनान से उन्होंने चांग E5 नामक पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है जो लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस मानव रहित अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करना, कि चंद्रमा की जो सतह है उस सतह से कुछ पत्थर, कुछ मिट्टी या सतह से कुछ नमूने एकत्र करके अपने देश चीन में लाए जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर बात करें तो ये चंद्रमा के लिए, चंद्रमा पर जाने वाला चीन का पहला अंतरिक्ष यान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि पिछले 40 वर्षों से ऐसा कोई, विश्व में किसी भी देश ने ऐसा कोई अभी तक लॉन्च नहीं किया है। तो ये इस प्रश्न से हमने जानकारी पढ़ी है। उसके बाद आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 आता है कि किसके द्वारा स्वर्ण आभूषण योजना गोल्ड शील्ड लॉन्च की गई है? देखिए किसके द्वारा, अब ये एक स्वर्ण आभूषण योजना है, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है मुथूट फाइनेंस के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। तो मुथूट फाइनेंस ने अब स्वर्ण आभूषण योजना जिसका नाम है गोल्ड शील्ड, ये गोल्ड शील्ड जो है ये लॉन्च करी है। अब बात करते हैं इसके प्रश्न की बात कि मुथूट फाइनेंस ने अकेले लॉन्च नहीं की है, बल्कि मुथूट फाइनेंस ने भी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर के ये नई योजना, आभूषण योजना शुरू की है। अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में, क्योंकि मुथूट फाइनेंस मुख्य रूप से इसकी योजना को लॉन्च करने में शामिल है। तो मुथूट फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? कोची, केरल में इसका मुख्यालय है। और अगर बात करें इसके चेयरमैन की, तो मुथूट फाइनेंस के चेयरमैन है MG जॉर्ज मुथूट। MG जॉर्ज मुथूट जो हैं वे मुथूट फाइनेंस के वर्तमान में चेयरपर्सन है। तो ये जानकारियां यहां से मिली। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 7वां प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के महानिदेशक और CEO बने हैं। तो अब कौन बने हैं? अभी बने हैं विली वॉल्श। विली वॉल्श अर्थात ऑप्शन ए। अभी जो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है IATA है, इसके महानिदेशक और इसके CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं विली वॉल्श। अब देखो यहां ऑप्शन बी में भी एक नाम लिखा है, तो ये नाम लिखा है अलेक्जेंडर डे जूनियाक। अलेक्जेंडर डे जूनियाक के स्थान पर अब बने हैं कौन? विली वॉल्श। तो ये जानकारियां थी यहां से। अब देखो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी पढ़ते हैं। विली वॉल्श ने ये पद प्राप्त किया है। विली वॉल्श की अगर हम बात करें तो पूर्व अंतरराष्ट्रीय रिलायंस समूह के CEO भी रह चुके हैं। किसका स्थान लिया है? तो अलेक्जेंडर डे जूनियाक का उन्होंने स्थान लिया है। अब वो CEO और महानिदेशक बने हैं IATA अर्थात इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अर्थात इसकी ये फुल फॉर्म मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो आप लोगों ने ये समझना है कि फुल फॉर्म तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और अगर आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपने फुल फॉर्म को भी जहां भी मिले वो आपने पढ़नी है। बात करते हैं IATA की स्थापना अर्थात इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 19 अप्रैल 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहां है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका मुख्यालय है। उसके बाद है अगला 8वां प्रश्न, पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल कहां पर स्थापित किया गया है? तो पहले मैं बात करता हूं कि पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला। सुरभि आरोग्यशाला का
का कहां पर स्थापना करी गई है? तो ये स्थापना करी गई है असम में, अर्थात ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, तो असम राज्य में अब पूर्वोत्तर राज्यों में पहला गाय अस्पताल, जिसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला, इसको स्थापित किया गया है। अब असम में भी कहां पर की गई है ये जानकारी अभी पढ़ते हैं कि असम के भी डिब्रूगढ़ में, असम राज्य के भी डिब्रूगढ़ में ये पहला गाय अस्पताल जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का है, सुरभि आरोग्यशाला, इसको स्थापित किया गया है। बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? तो श्री गोपाल गौशाला के द्वारा, श्री गोपाल गौशाला के द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से अब पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल की स्थापना करी गई है। और बात करते हैं इस जो अस्पताल है, ये गाय अस्पताल है, इसमें सबसे पहले या वर्तमान में कितनी गायों को आश्रय दिया गया है? तो 368 गायें जो है वो असम के इस सुरभि आरोग्यशाला में अभी इनको आश्रय दिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। चक्रवाती तूफान निवार, NIVAR, चक्रवाती तूफान निवार ने भारत के किस राज्य में प्रवेश किया है? तो चक्रवाती तूफान निवार जो है इसने भारत के किस राज्य में प्रवेश किया है? तो अभी किया है तमिलनाडु राज्य में। अब तमिलनाडु मतलब सी ऑप्शन के जो चक्रवाती तूफान निवार है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रवेश कर चुका है। आज इस बात पे और भी चर्चा करते हैं। तमिलनाडु राज्य में के द्वारा भारत में प्रवेश किया है। कहां से उठा था? तो ये बंगाल की खाड़ी से उठा एक गहरा अवसाद था। जो ये गहरा अवसाद था धीरे धीरे चलते चलते बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान निवार में बदल गया। अब यहां से देखिएगा, ये अगर बात करते हैं कोलकाता से, चेन्नई से कितना दूर है? तो चेन्नई से मात्र इसकी जो दूरी है जहां से ये उठा है मात्र 120 किलोमीटर की दूर से ये उठा है, यानी कि चेन्नई में भी बहुत जल्द ये पहुंचने की संभावनाएं इसकी रहेंगी। तो ये जानकारी यहां से मिली। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे कि किस राज्य में पर्यावरण और वन विभाग पार्क बनाने की घोषणा करी गई है? तो किस राज्य में पर्यावरण और वन विभाग पार्क बनाने की घोषणा करी गई है? तो ये घोषणा करी गई है असम राज्य में। असम में अभी अभी पढ़ा था हमने कि असम के डिब्रूगढ़ में तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला गाय अस्पताल खुला है और असम में ही पर्यावरण और वन विभाग पार्क बनाने की घोषणा भी करी गई है। अब चलो, ये जो पार्क बनेगा इसमें 1000 प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि इसकी सुंदरता, इसकी स्वच्छता और भी ज्यादा बनाई जा सके। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये करंट अफेयर का सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को कुछ ज्ञान मिल ही रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां PDF सेंड करता हूं। ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, वहां भी नोट्स सेंड करता हूं। ज्ञानकोश नाम से ही आपका YouTube चैनल है। जुड़े रहिएगा। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।